जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। आई वेलकम यू ऑल इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अभी सोशल। तो मैं स्वागत करता हूं आपके इम्पोर्टेंट कोर्स सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द कोर्स सीरीज का मेजर ऑब्जेक्टिव है PYQ थीम पर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अभी तक मैंने इस चैप्टर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया है। ऑलरेडी 2 लेक्चर इस पर आ चुके हैं। ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर में जो लास्ट के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में इस चैप्टर में जो भी जितने भी PYQs में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 2020 से लेकर के 2025 के बीच में, वो सारे PYQs को हम यहाँ पे 1 by 1 डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो क्लास है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पहला यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एंड तीसरा जो टॉपिक होगा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, और चौथे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, एंड जो लास्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है, और बाल्कन क्राइसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। जैसे कि हर चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके इंपॉर्टेंट थीम्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे इसके इंपॉर्टेंट थीम्स पे डिस्कशन करना चाहूंगा। तो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थीम है बेटा वो आपको पढ़ना है यहाँ पर कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे होता है। उसके 5 से 6 पॉइंट्स आपको मिनिमम याद होने चाहिए, एंड दिस इज डैम श्योर कि जर्मनी और इटली और ब्रिटेन के केसेस पूछ लिए जाते हैं। देन विल डिस्कस अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इनके बारे में पिछले 5 साल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। एंड स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, एंड यहाँ पे यूसिफ मैजनी का जो रोल है वो पूछा जाता है। एंड एलोगरी के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम, स्पेशली जर्मनी का जो एलोगरी था जर्मेनिया, उसके बारे में हमें पढ़ना है। एंड द लास्ट दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बाल्कन क्राइसिस। ठीक है, तो ये कंप्लीट आज का हमारा जो डिस्कशन होगा इन्हीं सारे टॉपिक्स पर होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो देखो बेटा कि जर्मनी में हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एक बार जर्मनी 1848 में उसने इनिशिएट किया था जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए। वहाँ की जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी उनका यहाँ पे नेशन स्टेट बनाने का यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। एंड यहाँ पर 1848 में सेंट पॉल जो वहाँ की चर्च होती है वहां पर जाकर के उन्होंने एक इलेक्टेड असेंबली भी बना ली थी, एंड वहां पर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को भी ड्राफ्ट किया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिमिटेड पावर्स दे रहे थे जो वहां के किंग थे विलियम फेडरिक, है ना, जो फेडरिक विलियम थे उनको दे रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो वहां के किंग थे उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और ट्रूप्स को बुला करके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे सबको वहां से भगा दिया जाता है। अब उसके बाद फिर से एक बार जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए जो वहां के किंग थे प्रूशिया के, जिनका नाम था केसर विलियम फर्स्ट, तो ये नाम आपको याद रखना है। तो केसर विलियम फर्स्ट ने यहाँ पे इनिशिएट किया था जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए। तो ये चूज करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज द वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क। तो याद रखिएगा ऑटोमन बिस्मार्क को यहाँ पे चूज किया जाता है जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो जर्मनी का यूनिफिकेशन जो वहां की मोनार्की होती है रूसिया की, वो खुद इसको इनिशिएट करते हैं। ठीक है, नाउ बिस्मार्क के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो बिस्मार्क एक तरीके के बहुत ही फियरलेस लीडर हुआ करते थे। ठीक है, एंड उनको समझ में आया कि हमें जर्मनी को, है ना, यूनिफाई करना पड़ेगा, और इसके लिए उन्होंने कौन से पॉलिसीज को अपनाया था बेटा, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया था। अब ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या होती है, लेट मी जस्ट डिस्कस। कि देखो यहाँ पर 2 चीज है, एक है ब्लड और दूसरा क्या है बेटा, आयरन। तो ब्लड का मतलब है यहाँ पे मिलिट्री से, तो मिलिट्री का यूज किया जाएगा यहाँ पर, और आयरन का मतलब है इंडस्ट्रीज से। ठीक है, तो यहाँ पर मिलिट्री और इंडस्ट्रीज की मदद से इन्होंने यूनिफिकेशन करना स्टार्ट किया गया। तो कैसे स्टार्ट किया वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा जो रोल था बेटा वो था वहां की मिलिट्री का। ठीक है, तो उस मिलिट्री का यूज करके जर्मनी को यूनिफाई करते हैं और यहाँ पर अपने कंट्री को डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर जो ऑटोमन बिस्मार्क थे
उन्होंने जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसको डिफाई कर देते हैं, है ना, इन कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। एंड वहाँ की आर्मी को मॉडर्नाइज किया जाता है ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा। एंड दिस पॉलिसी वाज केम टू नोन एज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। उनका निक नेम भी पड़ता है आयरन चांसलर, ठीक है। एंड इस तरीके से जर्मनी की आर्मी की मदद के कारण यहाँ पे जर्मनी को यूनिफाई किया जाता है। अब यहाँ पे आर्मी काफी ज्यादा इंप्रूव की गई, और जो बिस्मार्क थे उन्होंने जो जर्मन पॉपुलेशन थी कहाँ पर, सेजलिंग्स एंड हॉलस्टेन में, वहां पर उन्होंने वहां के रूलर के खिलाफ रिवोल्ट करने का आदेश दिया, इंकरेज करते हैं लोगों को। और यहाँ पर 1864 में जर्मनी ने जो बिस्मार्क थे उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से ऑस्ट्रिया के साथ हाथ मिलाया, और ऑस्ट्रिया के साथ हाथ मिला करके उन्होंने डेनमार्क को हरा देते हैं। फिर बाद में प्रूशिया बाद में ऑस्ट्रिया को भी डिफीट कर देता है, और इस तरीके से जो नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशंस थे उसको यहाँ पे यूनिफाई कर लिया जाता है। तो लगभग यहाँ पर 3 साल तक 3 वॉर लड़ते हैं, ठीक है, 3 वॉर लड़ा जाता है 7 साल तक बिस्मार्क के द्वारा। इसके अगेंस्ट में बेटा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ये 3 कंट्रीज के अगेंस्ट में 3 साल तक 3 वॉर लड़ते हैं 7 साल तक। एंड यहाँ पर उनको डिफीट करते हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस को। और इन द एंड यहाँ पे बिस्मार्क बहुत ही कैपेबल रूलर थे, और इन्होंने जब तक ये वॉर चल रही थी तब तक इटली, रशिया और नेपोलियन थर्ड को इस जो जर्मनी का जो वॉर चल रहा था उससे दूर रखते हैं, ठीक है, बहुत ही डिप्लोमेटिकली और नेगोशिएट करके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे फाइनली 18 जनवरी 1871 में जर्मनी को यूनिफाई किया जाता है। एंड साथ ही साथ में यूनिफिकेशन करने के बाद जर्मनी के अंदर काफी ज्यादा इकोनॉमिकल चेंजेस लाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ की जो करेंसी थी उसको मॉडर्नाइज किया जाता है, ठीक है, एंड बैंकिंग को मॉडर्नाइज करते हैं, लीगल सिस्टम को मॉडर्नाइज करते हैं, एंड जुडिशियल सिस्टम को भी यहाँ पे मॉडर्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन यहाँ पर ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा हो जाता है, और फाइनली यहाँ के जो किंग है केसर विलियम फर्स्ट को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। ये हो गया जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इटली की यूनिफिकेशन के लिए। तो थोड़ा सा हमें इटली के यूनिफिकेशन के लिए यहाँ के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको समझना पड़ेगा। तो जो इटली था उस टाइम पर इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, है ना। इटली जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। द फर्स्ट पार्ट, नॉर्थ पार्ट, वॉज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। यहाँ पे कौन रूल कर रहा था बेटा, हैब्सबर्ग ऑस्ट्रिया में जो रूलर थे वो रूल कर रहे थे। सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे पोप के द्वारा रूल किया जा रहा था, है ना, चर्च के द्वारा। एंड जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर जो बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन है ना, जो बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन है इनके द्वारा यहाँ पे रूल किया जा रहा था। और ये जो 3 पार्ट है लगभग 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थे। दे वर डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, और इन 7 स्टेट्स में सिर्फ एक स्टेट था जहां पर वहां के जो प्रिंसली स्टेट थे, है ना, जो नदर्न पार्ट में स्थित था, सार्डिनिया पैडीमाउंट में यहाँ पर जो वहां का प्रिंसली स्टेट था वो प्रिंसली स्टेट यहाँ पर रूल कर रहा था। तो ये जो इनिशिएशन है इसकी शुरुआत तो ग्यूसिप मैजनी ने 1848 में यहाँ पर स्टार्ट किया था। 1833 में बेसिकली आई वुड से इन्होंने स्टार्ट किया था। बट जो ग्यूसिप मैजनी के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्यूसिप मैजनी को यहाँ पे वो हार जाते हैं, वो इसको यूनिफाई नहीं कर पाते। लेकिन जो उनके द्वारा इनिशिएशन किया गया था तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली हाउस था इटालियन का, वो इसको इनिशिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इटली वॉज वेरी डाइवर्स रीजन, है ना, काफी ज्यादा डाइवर्स था। वहाँ पे जो इटालियन लैंग्वेज की मैं बात करूं तो वो अलग अलग रीजन में बोली जाती थी। डिफरेंट रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। देयर वाज लॉट्स ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड लोकल वेरिएशन इन द इटालियन लैंग्वेजेस ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे शुरुआत की जाती है जो यहाँ के जो किंग थे ना 1849 में, जो पैडीमाउंट एंड सार्डिनिया के जो किंग थे, है ना, यहाँ पर विक्टर इमैनुअल सेकंड के द्वारा इसको इनिशिएट किया जाता है, ठीक है, 1849 में। एंड इसके लिए ये किसको बुलाते हैं, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे काउंट कैवोर को यहाँ पे बुलाया जाता है इसके यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो काउंट कैवोर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से नॉर्दर्न पार्ट को ऑस्ट्रिया जो वहाँ पे रूल कर रहा था उसको यहाँ पे हरा देते हैं, और जो लैम्बॉर्डी है, टस्कने है एंड मोडेना है इसको यूनिफाई कर देते हैं, ठीक है। एंड फिर इसके बाद जो सदर्न पार्ट है वहां पर जो काउंट कैवोर है वो गैरीवाल्डी जो वहाँ के लोकल लीडर थे, काफी फेमस लीडर हुआ करते थे,
वो उनकी मदद लेते हैं और उनकी मदद से जो सदर्न पार्ट है वहां को, जैसे कि वहां पे सिसिली है, नेपल्स है, इन दोनों को यहाँ पे लिबरेट करा दिया जाता है गैरिबाल्डी के द्वारा, ठीक है। एंड इसका जो चार्ज है वो किसको हैंड ओवर करते हैं, इमैनुअल सेकंड को। और फिर बाद में जो जो किंग ऑफ इटली है उसको किंग ऑफ इटली एज ए डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। अब फिर बाद में जो रोम है, वेनेटिया है, वो भी यहाँ पे जो फेडरेशन ऑफ इटालियन स्टेट है उसको ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरीके से 1871 में इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है। अब थोड़ा सा हम यूसिफ गैरिबाल्डी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दो पर्सन है, इनके बीच में डिफरेंस आपको याद रखना है कि यूसिफ गैरिबाल्डी और यूसिफ मैजनी दोनों ही अलग पर्सन है, ठीक है। तो यूसिफ मैजनी ने सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था इस यूनिफिकेशन के लिए, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर गैरिबाल्डी की मैं बात करूं तो ये एक इटालियन फ्रीडम फाइटर थे, है ना। एंड ही वाज द सेलर इन द मर्चेंट नेवी, जो वहां पे मर्चेंट नेवी थी वहां पे सेलर हुआ करते थे। और 1833 में ये मैजनी से मिलते हैं और यंग इटली मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। हालांकि एंड दे आल्सो स्टार्टेड टू डू अपराइजिंग इन द पैडी माउंट इन 1834। तो पैडी माउंट 1834 में इसको यूनिफाई करने के लिए ये इनिशिएट करते हैं। बट ये जो इनिशिएशन है, ये जो अपराइजिंग है, इसको सप्रेस किया जाता है एंड बाद में उनको साउथ अमेरिका भागना पड़ता है ना। दे हैव टू फ्ली इन द सदर्न अमेरिका इनटू द एक्साइल। और फिर बाद में ये 1854 में ये फिर वापस आते हैं और फिर यहाँ पे विक्टर इमैनुअल सेकंड के साथ मिल करके इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस में वो एक बहुत ही फेमस मूवमेंट लॉन्च करते हैं जिसका नाम है रेड शर्ट मूवमेंट, ठीक है। रेड शर्ट मूवमेंट लॉन्च करते हैं और इन 1867 में जो गैरिबाल्डी है लेड एन आर्मी वॉलंटियर्स टू रोम टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टिकल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। तो ये जो रेड शर्ट आर्मी की मदद से रेड शर्ट मूवमेंट चलाते हैं और इसकी मदद से यहाँ पे जो सदर्न स्टेट है इसको यूनिफाई करते हैं। फिर बाद में जो सेंट्रल स्टेट पे, जहाँ पे पेपल स्टेट था, यहाँ पे चर्च रूल कर रहा था, पोप रूल कर रहे थे, तो और फ्रांस की मदद से ऑब्वियसली यहाँ पे उनके फ्रेंच गैरिशंस मौजूद थे, तो इनको ये हरा देते हैं। रेड शर्ट जो है ये हरा दिया जाता है, हरा देते हैं इनको। और इस तरीके से यहाँ पे जो विद द ड्यूरिंग द वॉर प्रूशिया जो है वो क्या करते हैं, ये फ्रांस को यहाँ से भगा देते हैं, है ना। तो फ्रांस को यहाँ से भागना पड़ता है और फाइनली जो पेपल स्टेट है वो इटली के साथ ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने सदर्न जो सेंट्रल स्टेट था उसको भी यहाँ पे यूनिफाई कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो इटली है इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट्स में सार्डिनिया पैडेमॉन्ट में रूल किया जा रहा था इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा। नॉर्दर्न पार्ट में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था, सेंटर पार्ट में पोप रूल कर रहे थे और जो सदर्न पार्ट है वहां पर बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन के द्वारा रूल किया जा रहा था। तो जो वहां के किंग थे, है ना, सार्डिनिया पैडेमॉन्ट, जिनका नाम था इमैनुअल सेकंड, वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर काउंट कैवोर को लीडरशिप देते हैं और काउंट कैवोर नॉर्दर्न पार्ट को यूनिफाई कर लेते हैं ऑस्ट्रिया को डिफीट करके। एंड देन सदर्न पार्ट में गैरिबाल्डी की मदद लेते हैं, ही वाज द लोकल किंग, लोकल लीडर था वहां का, और वहां पे उन्होंने रेड मूवमेंट लॉन्च किया था जिसकी मदद से यहाँ पे सदर्न और सेंट्रल स्टेट दोनों को ही यहाँ पे मर्ज कर लिया जाता है। और फिर इन द एंड यहाँ पे 1871 में जो किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, उसको उनको एज ए डिक्लेयर किया जाता है एज द किंग ऑफ इटली। तो इस तरीके से यहाँ पे इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो जो ब्रिटेन है बेटा, यहाँ पे वो काफी ज्यादा एथनिक डाइवर्सिटी थी यहाँ पर, है ना। देयर वाज लॉट ऑफ एथनिक, है ना, काफी ज्यादा लोग यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग हुआ करते थे, ठीक है। एथनिक वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आई वुड से एथनिक वेरिएशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी यहाँ पर, तो यहाँ पर इंग्लिश थे, कौन थे बेटा, इंग्लिश थे, इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, वैलिश पीपल थे, यहाँ पे वैलिश पीपल थे। तीसरा यहाँ पे मैं बात करूँ स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के लोग थे, स्कॉटिश पीपल एंड आयरिश पीपल हुआ करते थे। तो इस अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लोग हुआ करते थे। एंड ये जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे ब्रिटेन में एग्जिस्ट कर रहा था ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो कब की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, 18th सेंचुरी की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अब क्या होता है यहाँ पर कि जो यहाँ की इंग्लिश पार्लियामेंट होती है वो क्या करती है, वो जो मोनार्की है उससे 1688 में उनकी पावर को सीज कर लिया जाता है, ठीक है। दे सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, है ना। एंड फिर बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, वो ये इंग्लैंड को यूनिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड टू फॉर्म द नेशन स्टेट। उसके लिए ये क्या करते हैं, एक एक्ट पास करते हैं, द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707।
1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन पास किया जाता है जिसके तहत इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड को मर्ज कर लिया जाता है, ठीक है। एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, है ना, एंड इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, ठीक है। तो नाउ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना लिया जाता है स्कॉटलैंड को मर्ज करके, एंड नाउ दे स्टार्टेड टू इम्पोज द ब्रिटिश आइडेंटिटी इन स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड में जो उनके खुद का कल्चर था उसको सबड्यू किया गया, उसकी आइडेंटिटी को सप्रेस किया गया, और वहाँ पे जो इंग्लिश कल्चर है, इंग्लिश भाषा है, वहाँ पे जो हर तौर तरीके हैं उसको यहाँ पर इंग्लैंड इम्पोज करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो उनकी स्कॉटिश लैंग्वेज थी, ठीक है, जो यहाँ सॉरी गैलिक लैंग्वेज हुआ करती थी, उस गैलिक लैंग्वेजेस को बोलने से यहाँ पे मना कर दिया गया कि कोई भी गैलिक लैंग्वेजेस में बात नहीं करेगा। जो वहाँ का नेशनल ड्रेस था उसको पहनने से यहाँ पे मना कर दिया गया, ठीक है। और बहुत सारे जो स्कॉटलैंड के पीपल थे उनको उनके घर से भी भगा दिया गया जो विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। इस तरीके से जो स्कॉटलैंड का डिस्टिंक्टिव कल्चर था, उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उन सब चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से सबड्यू किया गया, खत्म किया गया, ठीक है। तो स्कॉटलैंड को अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 मर्ज कर लिया जाता है इन द इंग्लैंड, ठीक है, एंड बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आयरलैंड के बारे में। तो अगर मैं आयरलैंड की मैं बात करूँ तो आयरलैंड में यहाँ पे क्या था, यू कैन सी हियर कि ऑन द बेसिस आयरलैंड में क्या था बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो कौन सा रिलीजन था यहाँ पे बताइए, इंग्लैंड में कौन सा रिलीजन था, दैट वाज अ क्रिश्चियनिटी। कौन सा रिलीजन था, क्रिश्चियनिटी यहाँ पे रूल कर रही थी। एंड इस क्रिश्चियनिटी के अंदर दो डिविजन्स हमें देखने को मिल रहे थे। एक डिवीजन है दैट इज कैथोलिक और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट्स। क्या डिफरेंस है, कैथोलिक बेसिकली दे आर ऑर्थोडॉक्स इन नेचर, ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे, है ना, और जो प्रोटेस्टेंट है देवर लिबरल्स, है ना, ये लिबरल्स हुआ करते थे। अब ये जो ऑर्थोडॉक्स और लिबरल्स के बीच में यहाँ पे लड़ाई होती है, और ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स है, इंग्लैंड के लोग हैं, उन्होंने किसको सपोर्ट किया, प्रोटेस्टेंट्स को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है, दे वर सपोर्टेड बाय इंग्लैंड। अब इन दोनों गुटों के बीच में लड़ाई करवाते हैं और फर्दर यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया जाता है, एंड इनकी मदद से ये क्या करते हैं, ये जो कैथोलिक है उसको लार्जली जो कैथोलिक पीपल हुआ करते थे इनको यहाँ पे खत्म कर देते हैं, इनके जो डोमिनेशन को यहाँ पे सप्रेस किया जाता है, ठीक है, जो कैथोलिक रिवोल्ट्स कर रहे थे। और यहाँ पे कैथोलिक के एक लीडर थे जिनका नाम था, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज वुल्फ टोन। यहाँ पे वुल्फ टोन और यूनाइटेड आयरिश मैन थे, उनके साथ मिलकर के 1790 में 98 में उन्होंने रिवोल्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रिवोल्ट को सप्रेस किया जाता है एंड आयरलैंड को फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट किया जाता है अंडर इनटू द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1801। तो फिर से एक एक्ट पास करते हैं, इसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन इन 1801 में। इस तरीके से आयरलैंड को भी इंग्लैंड के साथ मर्ज करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया जाता है। एंड अगेन दे स्टार्टेड टू इम्पोज देयर ओन आइडेंटिटी, है ना, अपनी आइडेंटिटी को इम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने कल्चर को इम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे उनके कल्चर को खत्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने जो न्यू ब्रिटेन सिंबल है, ठीक है, एंड ब्रिटिश फ्लैग है लाइक यूनियन जैक, इसको यहाँ पर इम्पोज कर दिया। जो दूसरा उनका नेशनल एंथम था गॉड सेव आवर नोबल किंग, इसको इम्पोज किया जाता है। एंड देन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको यहाँ पे एक्टिवली प्रमोट किया जाता है। तो इस तरीके से जो उनकी कल्चर था उसको सबऑर्डिनेट करते हैं, उसको खत्म करते हैं, और आयरलैंड और स्कॉटलैंड को इस तरीके से मर्ज कर लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में मोनार्की से पावर सीज करती है। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन पास किया जाता है जिसके तहत स्कॉटलैंड को मर्ज किया जाता है अंडर द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और स्कॉटलैंड में जो उनका खुद का कल्चर था उसको सबऑर्डिनेट करते हैं, उसको सबड्यू करते हैं, लाइक गैलिक लैंग्वेज बोलने से मना कर देते हैं, नेशनल ड्रेस पहनने से मना कर देते हैं। फिर आयरलैंड में जो क्रिश्चियनिटी में दो गुट में डिवाइडेड थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, तो ये प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो कैथोलिक है उनके रिवोल्ट्स को सप्रेस किया जाता है जिसमें वुल्फ टोन काफी एक्टिव थे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे स्कॉटलैंड आयरलैंड को अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1801 उनको भी यहाँ पे ब्रिटिश आइडेंटिटी ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन में उनको मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये दोनों के ही कल्चर को इम्पोज करना खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना कल्चर इम्पोज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वहाँ पे इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाने लगा,
जो वहाँ के इंग्लैंड का फ्लैग था उसको यूज किया जाने लगा, जो वहाँ पे नेशनल एंथम थे, है ना, गॉड सेव आवर नोबेल किंग, उसको यहाँ पे इम्पोज कर दिया जाता है और इस तरीके से इंग्लैंड को मर्ज कर लिया जाता है। एंड इट वाज अ नॉट अ सडन, यहाँ पे इसको मर्ज करते हैं, इट वाज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, काफी लंबी ये प्रोसेस होती है, तब जाकर के इसको यूनिफाई किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज विजुअलाइजिंग द नेशन। अब विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, यार आप किसी भी कंट्री को कैसे विजुअलाइज करोगे? ठीक है, तो बेसिक सी बात है यार, जैसे कि अगर मुझे इंडिया को इमेजिन करना है, तो इंडिया को इमेजिन करने के लिए अभी तो हमारे पास मैप है, हम मैप के, है ना, मैप की बाउंड्रीज को इमेजिन करते हैं, यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं उनको इमेजिन करते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसे तो मैप थे नहीं, तो लोग कैसे इमेजिन करते? तो वहां पे जो देश है उसको एक आइडेंटिटी देने के लिए यहाँ पे इसको ह्यूमन फिगर्स के फॉर्म में पर्सोनिफाई किया जाने लगा। ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था लोगों के मन में कि हमारा देश है, उसको बचाने के लिए, उसको आइडेंटिटी देने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलेगोरीज का प्रयोग किया जाने लगा। तो बेसिकली अगर मैं एलेगोरीज को डिफाइन करूं तो उसको क्या कहेंगे हम? तो इट इज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कैन बी एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। तो जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, इनको रिप्रेजेंट करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, तो उसको एक ह्यूमन फिगर के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाने लगा। जैसे कि हमारे देश में भारत माता है, तो भारत माता नाम की कोई लेडी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हम उसको एज अ कंट्री की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एलोगोरी क्या है बेटा? दिस इज बेसिकली अ स्टोरी, पोयम, पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रिटेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग। ठीक है, जब किसी स्टोरी, पोयम और पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं किसी एक हिडन मीनिंग को रिवील करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? एलेगोरी कहते हैं। एंड टिपिकली दैट इज रिलेटेड टू मोरल और पॉलिटिकल, है ना, मोरल और पॉलिटिकल मीनिंग्स को, है ना, एक इंटरप्रिटेशन के लिए हम यहाँ पे पिक्चर्स का फॉर्म करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है किस कोई भी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए पर्सन और थिंग्स का फॉर्म दिया जाता है। एंड इससे दो चीजें निकलती हैं, दो मीनिंग निकलता है, एक लिटरल एंड अदर सिंबॉलिक मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिस्टों ने क्या किया, यहाँ पे 18th और 19th सेंचुरी में, है ना, अपने नेशन को पर्सोनिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट आवर कंट्री एज इफ दे वर अ पर्सन, है ना, तो ये कंट्री को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं लाइक अ पर्सन। एंड स्पेशली यहाँ पे फीमेल फिगर को पोर्ट्रे किया जाता है एज अ नेशन। ठीक है, एंड ऑब्वियसली पैट्रियार्की थी, तो फीमेल्स को, नाउ वी ऑल नो दैट फीमेल्स नीड मोर प्रोटेक्शन, उनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, एंड दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड, दैट इज वाई फीमेल एल्गोरी का इस्तेमाल किया गया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बात की जाए तो फीमेल फॉर्म दैट हैज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको कि जो पर्सोनिफाई करने के लिए फीमेल का इस्तेमाल किया जा रहा था वो किसी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, रेदर इट शॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन एज अ कंक्रीट फॉर्म। तो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था ना नेशन का, उसको एक कंक्रीट फॉर्म देने के लिए, एक सेंसिस को अपील करने के लिए यहाँ पे फीमेल एलिगोरी का इस्तेमाल किया गया। अब आपको यहाँ पे दो एलिगोरीज के बारे में पढ़ना है, एक है फ्रांस और एक है जर्मनी। तो जो फ्रांस की एलिगोरी थी उसका नाम था मैरियाना। ठीक है, मैरियाना नाम था यहाँ पर, है ना, इट वाज अ क्रिश्चियन नेम था यहाँ पर, एंड जो कि एक आइडिया ऑफ नेशन, है ना, अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन को यहाँ पे बता रहा था। एंड इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो लिबर्टी एंड रिपब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही थी। द रेड कैप, जो रेड कैप पहनी थी उसको वो रिप्रेजेंट करती है लिबर्टी एंड रिपब्लिक को। ठीक है, द ट्राई कलर, द क्रोशेट्स, है ना, यहाँ पे ये सारी चीजें इसको रिप्रेजेंट की जाती है। और जो स्टैचू ऑफ मैरियाना है इसको पब्लिक स्क्वायर में डिस्प्ले किया जाता है ताकि लोगों को रिमाइंड किया जा सके, एंड टू दैट सो दैट दे कैन परस्यूडेड टू आइडेंटिफाई विद देमसेल्फ। ठीक है, एंड कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी इस इमेज को यूज किया जाने लगा। अब मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी में जो एलिगोरी थी उसका नाम था जर्मेनिया। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ एलिगोरी ऑफ जर्मनी? दैट वाज जर्मेनिया। तो जर्मेनिया की अगर मैं बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि उसके सिंबल्स और उसका सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग क्या है। तो अगर जर्मेनिया की बात की जाए तो उसके जो ब्रोकन चैन है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को, फ्रीड, है ना, टूटी हुई चेन है तो वो फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। जो ब्रेस्ट प्लेट है, जो ब्रेस्ट प्लेट है एंड विथ एगल बना हुआ है, वो क्या इसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो स्वार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है रेडीनेस टू फाइट, है ना, लड़ाई करने के लिए तैयार है। ऑलिव ब्रांच रिप्रेजेंट करता है ना, अराउंड द स्वॉर्ड, तो स्वॉर्ड के अराउंड में ऑलिव ब्रांच दिखेगी आपको,
वो रिप्रेजेंट करता है पीस को, ठीक है। देन जो ओक लीव्स है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स है, वो रिप्रेजेंट करता है हीरोइज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लेना, कई बार एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर रिप्रेजेंट करता है कि जो फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 जो कि बैन किया गया था, है ना, ऑफ द जर्मन स्टेट्स। देन जो राइजिंग सन है वो रिप्रेजेंट करता है बिगनिंग ऑफ न्यू एरा को, ठीक है। जो बिगनिंग ऑफ न्यू एरा है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है द राइजिंग सन के द्वारा। तो ब्रोकन चैन, बीइंग फ्रीड, ब्रेस्टप्लेट, स्ट्रेंथ, then oak branches around the sword, that is make willing to make peace. Sword represent the, यहाँ पे fight, readiness to fight represent करता है। जो oak leaf है वो heroism को represent करता है, ठीक है। एंड जो rising sun है वो represent करता है the beginning of new era. I hope the allegory is clear, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के बारे में। तो व्हाट डज दिस नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म मीन, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, नेशनलिज्म इज बेसिकली, व्हाट डज दिस मीन, नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म इज बेसिकली, आई वुड से, दिस इज एज वी ऑल नो, इट इज द फीलिंग ऑफ लव, इट इज अ फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स योर नेशन। वेरी गुड, है ना। जब आप अपने देश के प्रति प्रेम रखते हो, आपके देश के प्रति आपकी, है ना, श्रद्धा होती है, डिवोशन होता है, उसको आप कहते हैं नेशनलिज्म। बहुत बढ़िया। लेकिन इंपीरियलिज्म क्या है। इंपीरियलिज्म क्या है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ वन स्टेप अहेड। जब आप अपने देश से तो प्यार करते हो, लेकिन अपने देश के भले के लिए जब आप दूसरे देश के अगेंस्ट में, है ना, अगेंस्ट में आप रहते हो, उस दूसरे देश से जेलस करते हो, उसको आप क्या कहते हो, इंपीरियलिज्म कहते हो। मतलब कि आपका देश ग्रो करे लेकिन दूसरे का देश यहाँ पे ग्रो ना करे, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड एज इंपीरियलिज्म, ठीक है। इफ यू वांट टू डेवलप योर नेशन, तो वो ठीक है, लेकिन ऑन दी कॉस्ट ऑफ अदर्स नेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ इंपीरियलिज्म, कि आप अपने देश को ग्रो करने के लिए दूसरे देश का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। दूसरे देश के रिसोर्सेज को आप यूज करके अपने देश को ग्रो कर रहे हो। तो दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड एज अ इंपीरियलिज्म। तो अगर मैं बात करूं 19th सेंचुरी की, है ना, इन द लास्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1875 की आगे की हम बात कर रहे हैं, ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, कि जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है ना, जो नेशनलिज्म का आइडिया है, वो काफी ज्यादा डाइल्यूट होने लग गया था, ठीक है। दिस स्टार्टेड टू डाइल्यूट। अब जो इसका प्रिंसिपल क्या था, कि लाइक आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स। तो नेशनलिज्म बात करता था लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स की बात कर रहा था, कि यार सारे देश आजाद रहे, अपना देश, सबका देश ग्रो करे, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये जो आइडिया है ना, वो लिमिटेड होने लगा, ठीक है। अब लोग अपने देश को तो ग्रो कर रहे थे, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर्स कंट्री। तो ये चीज धीरे धीरे यहाँ पे फैलना स्टार्ट हो जाती है। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द नेशनल ग्रुप बिकम मोर एंड मोर इनटॉलरेंट, ठीक है। जो बहुत सारे नेशनल ग्रुप्स थे वो क्या बनने लग गए, इनटॉलरेंट बनने लग गए एक दूसरे के प्रति, ठीक है। अब इनको एक दूसरे के प्रति जलन होना स्टार्ट हो जाती है। एंड नाउ व्हाट हैपन, कि ऑल्दो यहाँ पे पीपल जो थे, उनके जो एस्पिरेशंस है वो काफी ज्यादा ग्रो करता है। एंड नाउ जो यूरोपियन पावर्स थी ना, वो अपने लोगों के अंदर एक मैनिपुलेशन करने स्टार्ट कर देता है। अब देखो यहाँ पे एक जो आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म था वो हमने डिस्कस किया था। तो ये रोमांटिसिज्म की जो फीलिंग है लोगों के अंदर तो थी, है ना, बहुत अच्छे से थी, कि हमारा देश है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, ठीक है, ये हमारा देश है। तो लोग अपने देश से अपनी आइडेंटिटी एसोसिएट तो कर रहे थे, लेकिन अब लोगों जो वहाँ की पावर्स थी ना, जो वहाँ के लीडर्स थे, उन्होंने इस फीलिंग को ना मैनिपुलेट करने स्टार्ट किया। कैसे मैनिपुलेट करने स्टार्ट किया गया, कि अगर आपको अपने देश को ग्रो करना है तो हमें दूसरे देश के रिसोर्सेज को कैप्चर करना पड़ेगा, अपने कंट्री को एक्सपांड करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो है ना मैनिपुलेशन ट्रिक्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दिस लेड टू द मोस्ट एक्सप्लोसिव जोन इन द वेस्टर्न यूरोप, दैट इज कॉल्ड एज अ बाल्कन क्राइसिस, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो वेस्टर्न यूरोप है ना, यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहे थे, ठीक है। तो जब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहे थे, तो इन्होंने सारे रीजन्स को यूनिफाई करके रखा था, ठीक है, वो उनके अंडर पे रूल कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है ना आपस में डिवाइडेड हो गई। अगर मैं बात करूं तो लाइक 1875 के बाद यहाँ पे जो एथनिक डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है इन बाल्कन रीजन। तो बाल्कन इज बेसिकली अ जियोग्राफिकल एरिया, ना, दिस इज अ जियोग्राफिकल रीजन ऑफ अ जियोग्राफिकल एंड एथनिक डिस्पैरिटी।
अब यहाँ पे आज की प्रेजेंट डे की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट डे रोमानिया आता है, बुल्गारिया आता है, अल्बानिया आता है, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, तो जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी ना, तो दे वर द पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन, ठीक है। अब दे वर ब्रॉडली, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, दे वर कॉल्ड एज द स्लैब्स, इनको स्लैब्स कहा जाता था। अब जो आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म है वो काफी ज्यादा यहाँ पे स्प्रेड होता है, एंड दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड रीजन बिकम वेरी एक्सप्लोसिव। अब सबने कहा कि यार हमारा कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, हम अपने कंट्री को नहीं छोड़ेंगे, हम इंडिपेंडेंट लोग हैं। हाँ, तो कोई भी छोटी छोटी कंट्रीज भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ रहने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। ऑल तो ऑटोमन एम्पायर ने ट्राई किया उस रीजन को कंट्रोल करने के लिए, बट स्टिल वो सक्सीड नहीं हो पाए, एंड दिस लेड टू दी दे डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी कंट्रीज थी उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। एंड नाउ पीपल क्लेम देयर इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल राइट्स ऑन द नेशनैलिटी, है ना। सब अपने अपने नेशनैलिटी की बात करने लगे, दे यूज देयर हिस्ट्री, इतिहास, अपने इतिहास का यूज करते हैं प्रूव करने के लिए कि एक जमाना था जब हम इंडिपेंडेंट नेशन हुआ करते थे, हम किसी के अंडर रूल नहीं करेंगे, है ना। दे सब्सिक्वेंटली दे बिकम सब्जुगेटेड बाय द सॉवरेन पावर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पे जो वो कंट्रीज थे ना इतने वल्नरेबल हो गए कि जो बड़ी बड़ी पावर्स थी ना वो उनको से खाने की, जैसे होता है ना एक बड़ी सी मछली होती है तो छोटी छोटी मछलियों को खाने की ओर भागती है, उनको खा जाती है, उसी प्रकार से जो यहाँ पे बिग पावर्स थे ना, दे स्टार्टेड टू गेट कंट्रोल, दे स्टार्टेड टू टेक होल्ड टू दीज स्मॉल नेशंस, मतलब जो छोटे छोटे नेशंस थे उनको होल्ड करने के लिए बड़े नेशंस आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बाल्कन स्टेट वर फेयरली जेलस ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाल्कन स्टेट था वो एक दूसरे से यहाँ पे ऑब्वियसली एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे हेट्रेड डेवलप हो गया, है ना, एक दूसरे से यहाँ पे जल रहे थे। सो दिस बेसिकली बिकम अ रीजन ऑफ jealousy to each other, है ना, and each hope to gain more and more territories to expand their trades, ठीक है। तो now during this period Balkan became the, है ना, एक बिग जो पावर राइवल्स थे इनके बीच में ट्रेड एंड कॉलोनीज के लिए यहाँ पे लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एवरी बिग पावर वांटेड टू कंट्रोल दीज स्मॉल नेशंस, एंड इसी के साथ यहाँ पर एक चीज होती है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ, अगर मैं बात करूं कौन कौन सी कंट्रीज थी यहाँ पे, यू कैन सी हियर जर्मनी वाज देयर, ठीक है, एंड रशिया, जर्मनी, है ना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, तो वाज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ द पावर ओवर द बाल्कन्स, ठीक है। दे वाज वेरी, है ना, ये काफी ज्यादा कीन थे अपने पावर को एक्सपांड करने के लिए, दे वांटेड टू कंट्रोल ओवर द एरिया। तो ये इस एरिया में कंट्रोल लेने के लिए यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर सीरीज ऑफ वॉर होते हैं, एंड फाइनली यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है इन दिस रीजन में, एंड इस तरीके से यहाँ पर जो नेशनलिज्म की जो रियल, है ना, रियल मीनिंग है, जिसकी जो मेन जो इसके फीचर्स है, वो सारी चीजें यहाँ पे डाइल्यूट हो जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होता है, एंड इसके आगे की कहानी आप यहाँ पर आपकी चैप्टर की कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं कुछ सालों में, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो 2024 में यू कैन सी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ग्यूसेफ गैरिबाल्डी बिलोंग्स टू। तो ग्यूसेफ गैरिबाल्डी किस कंट्री से बिलोंग करते थे? आंसर इज इटली, ठीक है। ग्यूसेफ मैजनी कहाँ से थे? वो भी इटली से थे, लेकिन उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से कौन बिलोंग नहीं करते थे? ऑप्शन बी, पोलैंड। Who among the following was the architect of the unification of Germany? The answer is Ottoman Bismarck, ठीक है। Who among the following had sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic during the 1830s? तो किसने इटली को यूनिफिकेशन के लिए 1830s में सबसे पहले स्टार्ट किया था? तो यहाँ पे यूसेफ मैजनी इज द राइट आंसर। Who among the following was proclaimed the king of United Italy in 1861? तो विक्टर इमैनुअल सेकंड को यहाँ पे प्रोक्लेम किया गया था। अब जर्मनी को यूनिफाई करने के बाद क्या क्या चेंजेस लाए गए थे? लाइक करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, नॉट डेमोग्राफी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, नो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
Now, which of the following Italian state were ruled by the Italian princely house? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सार्डिनिया पेडिमोंट, जो कि नदर्न पार्ट्स में था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस रूल कर रहे थे। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैवोर, है ना, तो ही वाज इटालियन स्टेट्समैन था, बिल्कुल। ही स्पीक फ्रेंच मच बेटर देन इटली, वेरी, हाँ बिल्कुल सही बात है। ही वाज टैक्टफुल डिप्लोमेट्स, यस। ही बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली, नो, यहाँ पे रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 57 क्वेश्चन नंबर, assertion and reason है। तो assertion क्या है यहाँ पर? In Britain, the formation of nation state was not result of a sudden upheaval हुआ था क्या यहाँ पे? The reason is the ethnic group of Britain extended its influence. No, option R, reason is not correct, and yes, the option A is true, because यहाँ पे this was a long drawn process, ऐसा नहीं था कि sudden यहाँ पर अपराइजिंग हुई थी, इसमें काफी ज्यादा वक्त लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। नाउ यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले याद करो यूनिक स्ट्रेंज ग्रेस ऑफ ब्रिटेन में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे कि क्या हुआ था कि एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर। यस, यहाँ पे 1688 में क्या होता है? इंग्लिश पार्लियामेंट पावर सीज कर लेती है मोनार्की से। फिर एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में लाया जाता है, एंड देन यहाँ पर रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेशन होता है ना, और फिर 1801 में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर सही होगा? द आंसर विल बी द सेकंड, पहले था सेकंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 डिस्कस करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली? 59 में बताइए क्या होगा आंसर? विक्टर इमैनुअल सेकंड, यूसिफ मैजनी, काउंट कैवोर, यूसिफ गैरिबाल्डी। तो किसने बनाया था सीक्रेट सोसाइटी इन यंग इटली? दैट इज यूसिफ मैजनी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। व्हाई वाज द ऑटोमन बिस्मार्क कंसीडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ही अलायंस्ड विद द इटली एंड फ्रांस फॉर द यूनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। ही ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू प्रूशिया विद कंजर्वेटिव्स, ठीक है। He carried the nation building process with the army and bureaucracy. And option D, he carried liberalist and romantic scholars for cultural movement. I think option C is the right answer. He carried the national building process with the army and bureaucracy. ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी याद रखेगा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी सही है, नेपोलियन स्पेन गलत है, यूसिफ गैरिबाल्डी फ्रांस से नहीं थे, बॉर्बन किंग्स नहीं, ठीक है, इटली में नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यू कैन सी हियर, हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली? विक्टर इमैनुअल सेकंड। देन नेम द किंग ऑफ प्रूशिया हु रिजेक्टेड? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, इन्होंने रिजेक्ट किया था। ठीक है, अपोज द इलेक्टेड असेंबली इन 1848। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क कंसीडर्ड एज द आर्किटेक्ट बिकॉज इन्होंने यूनिफाई किया था कंट्री को। हु फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटी? दैट इज यूसिफ मैजनी। Who proclaimed German Empire in a ceremony held in Versailles in 1871? तो केसर विलियम फर्स्ट को एज अ किंग डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, जर्मन एम्परर। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क, मैंने डिस्कस किया। ठीक है, थ्री कंडीशन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट्स, है ना, ये हमने यहाँ पे देखा। यूसिफ मैजनी का क्या रूल था? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूसिफ मैजनी याद कर लेना, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन याद कर लेना, ऑटोमन बिस्मार्क का रोल पूछा जाता है, यू कैन सी हियर। देन प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, अगेन ग्रेट ब्रिटेन, ऑटोमन बिस्मार्क का रोल। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विजुअलाइजिंग द नेशन का ये क्वेश्चन देखो आप, ऑलिव ब्रांच क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, दैट इज विलिंगनेस टू मेक पीस इज द राइट आंसर, है ना। ऑलिव ब्रांच इसको बीइंग फ्रीड, बताइए इसका आंसर बताइए। बीइंग फ्रीड क्या है? सोचो जरा। ब्रोकन चैन, क्या बेटा? ब्रोकन चैन किसको रिप्रेजेंट करता है? बीइंग फ्रीड। हीरोइज्म एंड स्ट्रेंथ, दैट इज ब्रेस्ट प्लेट, जो ब्रेस्ट प्लेट है ना, वो रिप्रेजेंट करता है हीरोइज्म एंड स्ट्रेंथ। बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, दैट इज राइजिंग, है ना, सन। ठीक है, राइजिंग रेज ऑफ सन। ठीक है, जो राइजिंग सन है ना, वो रिप्रेजेंट करता है बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा को। अब बताओ यहाँ पे आंसर। ब्रोकन चेन, दैट इज बीइंग फ्रीड। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ होगा इसका। ब्रेस्ट प्लेट विथ एगल,
दैट इज स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, क्राउन ओक विद द लीफ, फर्स्ट हीरोइज्म, एंड शॉर्ट दैट इज रेडीनेस टू फाइट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहाँ की फिगर है? दिस इज बेसिकली यार जर्मनी, ठीक है, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ जर्मनी, ठीक है, जर्मेनिया हमने डिस्कस किया था। एंड how had the female figure become an allegory of nation during the 19th century in Europe analyze। ठीक है, तो फीमेल फिगर को क्यों यूज किया गया था फॉर द नेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यहाँ पे आपको एनालाइज करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्टिक टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बाल्कन। ठीक है, द लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। यस, दोनों ही यहाँ पे सही है। एंड बिकॉज ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है, जिस कारण से यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेशनलिज्म अलाइन विद इंपीरियलिज्म लेड टू द डिजास्टर इन 1914। यू हैव टू राइट द बाल्कन क्राइसिस के बारे में, है ना। बाल्कन क्राइसिस जो हुआ था, इट इज जियोग्राफिकल एरिया, एथनिक डाइवर्सिटी था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हो आप? तो बेसिकली यू कैन फर्स्ट गिव द टाइम लाइन। तो आप यहाँ पे टाइम लाइन दे दो कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी में ये सब होता है। फिर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बता दो कि नेशनलिज्म का क्या मतलब है, बेसिक सा, है ना। नेशनलिज्म का क्या मतलब है? लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स की बात की जा रही है, वो डाइल्यूट हो गई थी बिकॉज ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है वो आप बताओ यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पर बेसिकली क्या डिजास्टर हुआ था, है ना, यहाँ पे 1914 का क्या क्या प्रॉब्लम्स था। तो बाल्कन में, है ना, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोग थे, स्टार्टेड टू डेवलप हेट्रेड, बिग पावर्स राइवलरी यहाँ पे स्टार्ट हो गई, एंड दिस लेड टू दी 1914 ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यहाँ पे 1914 में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होती है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सेम सेम पॉइंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो दीज आर दी डिफरेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है खत्म, एंड आई होप हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट एरा क्रोनोलॉजी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, तो प्लीज आप इसको गलत मत करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे याद रखो कि 17 यहाँ पे क्या है, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, क्लास 9 में हमने पढ़ा था। 1797 में इन्वेजन ऑफ इटली, इटली पर इन्वेजन किया गया था नेपोलियन के द्वारा। देन 1871 में 1871 में क्या होता है यहाँ पे, है ना, नेपोलियनिक कोड लाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी स्पेसिफिक विद द डेट। नेपोलियनिक कोड आया था 1804 में। 1814-15 में यहाँ पे डिफीट ऑफ नेपोलियन हुआ था इन बैटल ऑफ वाटरलू, एंड ट्रीटी ऑफ वियना यहाँ पे साइन की गई थी, जिसमें बॉर्बोन डायनेस्टी फिर से पावर में आ जाती है। 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल पे ट्रीटी हुई थी, जिसके कारण ग्रीस को क्या मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था, याद रखिएगा 1832। 1834 में जुल्वरीन बनाया गया था, एक तरीके का कस्टम यूनियन है, रूसिया ने इसको इनिशिएट किया था, जिसके अंदर टैरिफ्स को, है ना, एबॉलिश किया गया था, करेंसीज को, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे उसको खत्म किया गया था बेसिकली, है ना। जो यहाँ पे टैरिफ वगैरह लिया करते थे उसको एबॉलिश कर दिया गया, जिससे कि जो ट्रेड है वो काफी स्मूथ तरीके से किया जा सके। फिर 1848 में यहाँ पर क्या होता है, जो आर्टिशियन है, इंडस्ट्रियल वर्कर है, यूरोप, है ना, इन यूरोप में, तो यहाँ पर उन्होंने रिवोल्ट किया किसके खिलाफ में, इन बेसिकली जर्मनी में 1848 में यहाँ पे किया जाता है। एंड नाउ दे स्टार्टेड टू डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। देन 1858 में कैवॉर अलायंस करते हैं विद द फ्रांस, ठीक है। 1859 एंड 70 में यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली आता है, ठीक है, याद रखिएगा। 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है। 1871 में जो किंग विलियम फर्स्ट थे उनको एज अ एम्परर ऑफ जर्मनी डिक्लेयर किया जाता है। दो इंपॉर्टेंट और याद कर लीजिएगा। एक तो आपको याद रखना है यहाँ पर 1707 में, सॉरी, अगर इसके पहले में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है, वन इज 1688 में यहाँ पे जो मोनार्की है उसको यहाँ पे ख़त्म किया जाता है ब्रिटेन में। देन यहाँ पे 1707 में क्या करते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन लाया जाता है, ठीक है। फिर 1801 में फिर से एक्ट ऑफ यूनियन लाते हैं। 1707 में यहाँ पे स्कॉटलैंड को मर्ज करते हैं, और जो ये एक्ट ऑफ यूनियन लाते हैं 1801 में, इसमें आयरलैंड को यहाँ पे मर्ज कर लिया जाता है। ये तीनों टाइमलाइन याद रखिएगा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।
चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे टाइमलाइन, सारे टाइमलाइन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस प्लीज गलत मत करिएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब हमें पता है ना, नो रिस्ट्रेन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जो एब्सोल्यूट रूल करता है। इथोपिया, आइडियल, प्लेबिसाइड, है ना, वोट, नेशन स्टेट, ये सारे हमने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, सो दैट्स इट इन टुडेज क्लास एंड आई होप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट थीम्स पे जितने भी क्वेश्चन आए थे, सब कुछ हमने यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन कर लिया है। अब कुछ यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बचे हैं, तो वो मैं किसी एक शॉर्ट वीडियो में बना करके जितने भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर एंड इसमें बहुत मजा आने वाला है। कंप्लीटली टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड हमारा डिस्कशन होगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।